Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the Kirchhoff voltage law, Kirchhoff's law, जिनमें हमने दो लॉज पढ़े थे, Kirchhoff's जंक्शन लॉ एंड Kirchhoff वोल्टेज लॉ, जिसको लूप रूल भी कहते हैं. तो ध्यान रखिएगा, Kirchhoff वोल्टेज लॉ को ही लूप रूल कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको KVL हम बोलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी कभी KVL लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी, तो आप समझ जाना Kirchhoff वोल्टेज लॉ है, जिसको सेकेंड लॉ कहते हैं हम, या लूप रूल भी इसको कहते हैं. अब हमारे सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसा नेटवर्क है, तो देखोगे इसमें ओम्स लॉ जो है लगाना थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि I1 I2 I3 यानी हर एक कंपोनेंट के क्रॉस करंट हमको बताइए. ये I1, ये I3 और ये I2. क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है यूजिंग KVL फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3. तो चलिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लगाते हैं. उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से ये करंट जो है I2 जा रहा है, तो इधर भी करंट क्या होगा, I2 ही जाएगा इस जंक्शन पर. इधर से करंट I1 जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये करंट जो है I1 जाएगा इस जंक्शन पर. यानी I1 B पर आ रहा है और I2 भी B पर आ रहा है, लेकिन I3 B से क्या हो रहा है, जा रहा है. इसका मतलब अगर हम जंक्शन रूल लगाएं तो ऑल इनकमिंग करंट हो जाएंगे I1 प्लस I2. I1 और I2 क्या है, इस जंक्शन पे आने वाले करंट है, और इस जंक्शन से जाने वाला करंट सिर्फ I3 है, तो ये इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के. पहला रूल हमने लगाया जंक्शन रूल. ठीक है, जंक्शन पर आने वाले सारे करंट्स का जो सम होता है जंक्शन से जाने वाले सारे करंट्स के सम के इक्वल होता है. तो आ तो दो रहे हैं पर जा एक ही रहा है, तो ये आने वाले जो करंट्स होंगे दोनों वो जाने वाले करंट के इक्वल होंगे. ठीक है, क्लियर है, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा. दूसरा, अब यहाँ पर हमें जो है दो क्लोज लूप दिख रहे हैं. एक लूप हमारा ABEF है, ABEF ये इधर वाला लूप, और दूसरा लूप है हमारा EBCD इधर वाला. ठीक है, दो लूप है, तो हम दोनों में अलग अलग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं. ठीक है ना. पहले हम फर्स्ट लूप में लिखेंगे यूजिंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में KVL बोलते हैं, इन लूप. मैंने कहा था आपको सिर्फ क्लोज लूप में ही ये लगता है, इसीलिए लूप रूल भी कहते हैं. नाम है ABEFA. ठीक है, यानी इस रूल में, इस लूप में, और इस लूप में हम क्लॉकवाइज चल लेते हैं. ऐसे एरो बना के दिखा देते हैं, हम क्लॉकवाइज इसमें रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज. अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो क्लॉकवाइज चलना. यहाँ पर हम क्लॉकवाइज दिखा दे रहे हैं. ठीक है, क्लॉकवाइज कहीं से भी F से चल लिया जाए. चलिए F से ही शुरू कर लेते हैं. F से क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ हमें ऐसे रोटेट करना है. तो F से जैसे ही जाओगे, पहला टर्मिनल नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -12. वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन में, ये सब पोटेंशियल ही लिखे जा रहे हैं, तो यूनिट वोल्टेज ही होगा. पहले गए माइनस पड़ा. ठीक है, अब ऊपर गए तो हम करंट की दिशा में ही चल रहे हैं. देखिए करंट भी ऊपर जा रहा है, हम भी ऊपर ही चल रहे हैं, तो ये प्लस लिया जाएगा, प्लस. और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है I × R. I की वैल्यू I1 है और R की वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा 5I1. ठीक है, I × R हो गया ये. आगे बढ़ते हैं, A से ऐसे चलते हैं. अभी भी हम नीचे आ रहे हैं, करंट भी हमारा नीचे की तरफ ही, देखिए I3 दिखा हुआ है, तो यहाँ भी प्लस होगा. ये भी प्लस लिख देंगे पहले, और यहाँ करंट है I3 × 2, तो हो जाएगा 2I3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं E पर, और E से इधर की तरफ F तक ही हमें जाना था, क्योंकि FC से हम चले थे. अब देखिए इस लूप में कितने कंपोनेंट हैं, 1 2 3, 3 ही कंपोनेंट है. पूरा घूम के आप पाओगे तो कितनी बार भी घूमो, 3 यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी. इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये लूप रूल कहता है कि टोटल वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है, तो हमने 0 के इक्वल रख दिया. यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 5I1 + 2I3 = 12 हो जाएगा. 12 - 12 को उधर हमने 12 कर दिया. ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हम I1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ से, तो I1 की वैल्यू है I2 + I3, I1 = मिल जाएगा हमें I3 - I2. लिख सकते हैं ना, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो 5I1 की जगह हो जाएगा I3 - I2 + 2I3 = 12.
2i3 एज इट इज लिख दिया, i1 की जगह ये लिख दिया हमने इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा 5i3 माइनस 5i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, देखिए i3 यहाँ भी है, i3 यहाँ पर भी है, 5 to 7 i3 हो जाएगा, तो माइनस 5i2 प्लस 7i3 इक्वल्स टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे लूप में, जिस लूप का नाम है BCDEB। हम लिखेंगे यूजिंग KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप BCDEB। ठीक है, अब मिलाते हैं BCDEB। ठीक है, BCDEB। अब इसमें हम KVL लगाते हैं और यहाँ पर आपका मर्जी है, मन करे तो क्लॉकवाइज चलो, मन करे तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं। एक लूप में बस 2 बार नहीं अलग अलग चलना है, दूसरे लूप में हम चल सकते हैं। चलो यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमने ले लिया और स्टार्ट करते हैं हम चलना B से। ठीक है, हम B से स्टार्ट करते हैं चलना। क्लॉकवाइज होता तो इधर जाते, एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर आएंगे। तो चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं हम। नीचे की तरफ आओगे तो करंट के डायरेक्शन में ही आ रहे हो ना, i3 नीचे की तरफ ही है, तो ये हो जाएगा प्लस 2i3 V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। I की वैल्यू है i3 और r का वैल्यू है 2, तो 2i3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं E से बढ़ते हैं इधर की तरफ, और ये है हमारा माइनस, तो हो जाएगा -6। पहला टर्मिनल माइनस है तो -6 लिखे हमने। फिर इधर ऊपर चल रहे हैं, इधर करंट भी जा रहा है, इधर हम भी चल रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3i2 हो जाएगा। ये जो भी करंट रहे रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई करोगे वोल्टेज बन जाएगा। ठीक है, ऊपर चलते हैं, B से चले थे B तक आ गए। कुल 3 कंपोनेंट्स यहाँ भी है, 1 2 और ये 3, तो ये हमारा हो गया 0 इक्वल्स टू, तीनों कंपोनेंट्स का सम क्या होगा, वोल्टेज का सम 0 होगा। अब यहाँ से 6 को उधर भेज लेते हैं और i2 को पहले लिख लेते हैं, 3i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 6। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमारे पास जो है 3 इक्वेशन है, 1 2 3। इन दोनों में देखो, ये i2 i3 में है और ये भी i2 i3 में है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला केस है, तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, ऐसा एडजस्ट करते हैं कि हमें i2 i3 की वैल्यू पता चल जाए। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो देखिए पहले हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इस 5 को अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 इंटू इक्वेशन सेकेंड एंड प्लस कर लिया जाए 5 इंटू इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड में, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो -3 से -5 में मल्टीप्लाई होगा तो -15i2 हो जाएगा ये। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाए। देखिए इसमें 3 से करोगे 15 हो जाएगा और इसमें 5 से करोगे तो भी 15 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। तो हो गया -5i2, इसमें 3 से करोगे तो हो जाएगा 21i3 इक्वल्स टू 12 3 जा 36 हो जाएगा ये। ठीक है, नीचे अब ये से थर्ड में हम 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 5 3 जा 15i2 और 5 से इसमें भी करेंगे तो 10i3 और 6 में 5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तो -15i2 प्लस 15i2 ये हो जाएगा कैंसल, 21 और 10 हो जाएगा 31i3 और ये हो जाएगा हमारा 66। i3 इक्वल्स टू हो जाएगा 66/31। ठीक है, 66/31 हो गया ये हमारा i3 का वैल्यू। अब ये i3 का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में रख दीजिए, इसी में रख लिया जाए तो i2 का वैल्यू निकल आएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3
फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या है हमारे पास 3i2 इक्वल्स टू 6 पहले से उधर है और 2i3 को भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2i3 का वैल्यू आ चुका है 66/31, माइनस करेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 36 1 जा 6, 6 3 जा 18, माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113/31, माइनस करेंगे तो 6 - 2 हो जाएगा 4, 8 - 3 हो जाएगा 5/31। ये 3i2 का वैल्यू हुआ तो i2 का वैल्यू हो जाएगा 54/31 × 3 यहीं पे, ठीक है। 3 से ये कट जाता है, 3 1 जा 3, 24, 18 3 जा 54 हो जाएगा, यानी i2 का वैल्यू हो जाएगा 18/31 एम्पियर, ये एम्पियर में है, ठीक है। एक आंसर यहाँ पर पड़ा हुआ है, i3 और i2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब i1 निकालना है तो इक्वेशन 1 से निकाल लीजिए। i1 इक्वल्स टू है i1 इक्वल्स टू है i3 - i2। i3 का वैल्यू है 66/31 -18/31। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 16 - 8 हो जाएगा 8, 5 - 1 हो जाएगा 4, 48/31 एम्पियर ये हो जाएगा। ये एक आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर यहाँ है। तो ये हमारा i1 i2 i3 का वैल्यू आपने देखा कितनी आसानी से, हमने यहाँ पर लूप रूल लगाया, फिर जो है इक्वेशन बन गए, 3 वेरिएबल थे, 3 इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में से हमने यहाँ से i1 को एलिमिनेट कर दिया तो दोनों इक्वेशन i2 i3 में बन गए। उन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया और फिर जो है ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दिया तो हमें i1 का वैल्यू मिल गया। तो तीनों जो है इस तरह से ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड के पेपर में पूछा भी गया है सन 2000 में, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सटीक भी है, और इसी तरह से जो है हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस पर जो है आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आपको असाइनमेंट के रूप में जो है क्वेश्चंस देंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ सेलेक्टिव एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा असाइनमेंट के तौर पर कि इन एग्जांपल्स को और एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे। और इनका जो डाउट क्लास होगा आने वाले फ्राइडे को, सिर्फ किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं, जिन एग्जांपल्स को मैं कहूँगा करने के लिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है आपके बुक में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज हैं और जो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, उनके को नंबर में मेंशन कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो आने वाले फ्राइडे को डाउट क्लास में आप जो है इसको पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप पहले ही बता दिया मैंने कि आपके डाउट क्लास में क्या क्लियर किया जाएगा इस वीक, इस फ्राइडे को, ठीक है ना। तो प्रिपेयर रहिएगा क्वेश्चंस के साथ, अपने क्वेश्चन नंबर्स के साथ। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।